हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है नई फॉर्म को लेकर है। इनकम टैक्स में फॉर्म 10E जो कि आपको फाइल करना होता था, जहां पर एरियर सैलरी आ रहा है, एडवांस सैलरी आ रहा है, वहां पर आपको टैक्स की एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए मिलती थी। ये फॉर्म पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो गया है। अब आपको इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो नया फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in। ये जो फॉर्म है यहाँ पर चेंज होकर हो चुका है फॉर्म 39। तो आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है और ये काफ़ी आसान भी है। इसमें जो पहले कन्फ्यूजन होते थे वो सारे के सारे रिमूव हो गए हैं। जो यहाँ पर असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट है वो तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और यहाँ पर अब टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया है। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस टाइप से फॉर्म ओपन होगा। मैं यहाँ पर जो है पॉइंट वाइज सारा पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है रेडी रहना है और जो करंट ईयर का फॉर्म आप फाइल करेंगे उसमें भी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं। ये फॉर्म 39 है, ये आपका जो फॉर्म 10E है उसका रिप्लेसमेंट है। तो आपको जो है यहाँ पर नया फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट आएगी, फॉर्म 10E। अब 10E जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। 10E का रिप्लेसमेंट है फॉर्म 39। अब आपको इसी फॉर्म का यहाँ पर ध्यान रखना है। ध्यान रहे, फॉर्म 10E जो है आपको इस बार बस लास्ट फाइल करने के लिए मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर जो है पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो आपको फॉर्म 10E भी ध्यान से भरना होगा। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन ही देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो बेसिक डिटेल्स है जैसे कि नेम, एड्रेस, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ये ऑटो फिल्ड रहेंगी। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से किसी को भी चेंज करना है तो आप जो है यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाकर जो इनकम टैक्स का लॉगिन है www.incometax.gov.in, वहाँ पर जाकर इसको आप जो है चेक करेंगे और फिर यहाँ पर जो है आपको टैक्स ईयर सेलेक्ट करना होगा। इसका जो यहाँ पर फर्स्ट टैक्स ईयर आपका रहने वाला है वो यहाँ पर आपका रहेगा 26-27। ठीक है, तो 26-27 के लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा और यही आपका जो है फर्स्ट टैक्स ईयर रहेगा इस ईयर के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी सारी चीज़ें तो ऑटो फिल आएगी और यहाँ पर ये ड्रैग डाउन में सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें एक ही साल मिलेगा क्योंकि ये फॉर्म बिल्कुल नया है। अब इसमें अलग अलग यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट बी की, जो कि यहाँ पर आपका एडिशनल सैलरी, एरियर्स, एडवांस इसको कवर करेगा। ठीक है, इसमें नीचे ग्रेचुटी और उसके अलावा पेंशन और जो भी आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपकी करंट ईयर की इनकम में ऐड होते हैं, तो उसका यहाँ पर बेनिफिट आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अगर आपको रिलीफ लेनी है, जो कि पहले सेक्शन 187 में रिलीफ थी, उसका जो सेक्शन है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है। अब इसके लिए रिगार्डिंग जो यहाँ पर सेक्शन गवर्न रहने वाला है वो आपका रहेगा सेक्शन 157 सेक्शन 1। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये जो चेंज है ये सेक्शन 157 के थ्रू गवर्न होगा। इसमें आपका एडिशनल सैलरी, ग्रेचुटी, कोई भी रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन और कम्युनिटी पेंशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर रहने वाली है। अब इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है वो ध्यान से समझिएगा। ये फॉर्म जो है काफ़ी ईजी बनाया गया है। पहले क्या दिक्कत थी, टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट नहीं था और यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था। तो क्या करते था कि जब यहाँ पर आपसे बेनिफिट चेक करवाते थे कि भाई किस साल का आपको एरियर एडिशनल क्लेम करना है, तो वहाँ तो फाइनेंशियल ईयर था और बाकी दूसरे में असेसमेंट ईयर था। अब यहाँ पर सब जगह टैक्स ईयर है। तो इसमें क्या कर दिया है, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका जो एडिशनल जो आपको सैलरी मिली है या फिर फैमिली पेंशन मिली है वो कितनी है। तो उसकी जो कैलकुलेशन है ये जो है नीचे टेबल्स में हुआ करती थी और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था। अब यहाँ पर जो है जैसे इसमें सीरियल नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पर जो है टैक्स ईयर होंगे और ये आपको सेलेक्ट करने के लिए मिलेंगे। जैसा प्रीवियस ईयर जो भी है, जैसे कि आपका 23-24 हो सकता है, 24-25 हो सकता है, 25-26 हो सकता है, क्योंकि 26-27 से तो टैक्स ईयर आ गया। तो अब आपको जो है उसी के रेस्पेक्टिव टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है बस। यहाँ पर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। तो यहाँ पर जो है आपको प्रोबेबली जो ऑप्शन है वो यहाँ पर जो है सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। ये ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है वैल्यू आपको डालनी होगी एडिशन वाली, कि जो आपको कोई भी एडिशनल सैलरी मिली है जो कि आपकी इस साल से रिलेटेड थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो है इसको 24-25 ले लेते हैं और मैं यहाँ पर टैक्स ईयर ले रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि भाई एडिशनल सैलरी इस साल की आपको कितनी मिली है। ठीक है, तो जो एडिशनल सैलरी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई उस साल की टोटल इनकम कितनी थी आपकी, उस साल की जितनी भी टोटल इनकम थी वो आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि टैक्स पेबल, उस टोटल इनकम पर आपका कितना टैक्स बनता है। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई अगर यहाँ पर
इस वाली इनकम को इसमें जोड़ा जाए। मतलब जो एरियर आपको, ये तो आपको हो सकता है करंट ईयर में मिला हो, मतलब ये एरियर आपको जो है 26-27 में मिला है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई ये जो आपकी जो उस टैक्स ईयर की टोटल इनकम है उसमें से ये एनहेंस होने के बाद, यानी कि बी प्लस सी होने के बाद यहाँ पर कितनी एनहेंस इनकम आपकी आ गई है। फिर अभी आपसे पूछा जा रहा है कि इस टोटल, इस एनहेंस इनकम पर, मतलब जो बी और सी दोनों को मिलाकर जो इनकम आ रही है, इस पर आपका कितना टैक्स आ रहा है। फिर आपसे क्या करा रहा है कि जो आपका ये वाला जो टैक्स था और ये वाला जो टैक्स है, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला टैक्स आपका ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें एनहेंस इनकम भी जुड़ी हुई है। मतलब जो टोटल इनकम थी उसमें जो एडिशनल इनकम आपको मिली है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो एफ में से ये डी वाला पार्ट घटाने के बाद यहाँ पर आपका जो है वो वाली वैल्यू आ जाएगी कि इतना आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता अगर ये इनकम आपको उस साल में ही मिलती। इसका बस ये यहाँ पर सीधा सा मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, ये मैं आपको इस एग्जांपल में पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि भाई इस वाली इनकम पर कितना टैक्स है, ठीक है, इस वाली इनकम पर कितना टैक्स है। फिर आपसे पूछ रहा है भाई इन दोनों को मिलाकर उस वाली इनकम पर कितना टैक्स है। फिर इस वाले टैक्स में से जो एफ है उसमें से ये वाला टैक्स लेस करने के बाद जो यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो फिगर आपकी टैक्स जो है चार्ज होती। मतलब अगर ये इनकम 24-25 की आपको उसी 24-25 में ही मिली होती, अब 26-27 में नहीं मिली होती, तो आपको इतना टैक्स तो देना पड़ता। ये कैलकुलेशन तो इसकी यहीं पर हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चलेगा करंट ईयर के लिए। अब जी ये जो करंट ईयर आपका चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर पूछेगा आपसे टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट टैक्स ईयर। अब ये करंट ईयर की आपको इनकम यहाँ पर डालनी है, इस पर कितना आपका टैक्स आ रहा है। अब इस वाले पार्ट में से, यानी कि जो ये मेरी ये वाली इनकम है, इसमें से वो जो ऊपर मुझे एडिशनल इनकम मिली है वो लेस करने के बाद मेरी कितनी इनकम यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब ये जो मेरी इनकम है इस वाली इनकम पर मेरा कितना टैक्स आ रहा है, ये मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है कि मेरा इतना टैक्स बन रहा है। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई अगर ये टैक्स, अगर वैल्यू यहाँ पर ना हटाई जाए, ठीक है, मतलब अगर ये 3 पॉइंट जो ये आपका जो टोटल टैक्स आ रहा है टोटल इनकम पर, अब उस वैल्यू में से ये वाला जो टैक्स है उसको लेस करने के बाद आपका जो टैक्स है वो कितना आ रहा है करंट ईयर में, इस एडिशनल वैल्यू की वजह से कितना टैक्स आया है। फिर मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। ये पूछ रहा है कि भाई आपका जो है 26-27 में कितना टैक्स, कितनी टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम पर कितना टैक्स है। फिर अब ये कह रहा है कि जो आपको एरियर मिला है उसको यहाँ से लेस कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आपकी कितनी इनकम है, फिर पूछ रहा है इस वाली इनकम पर आपका कितना टैक्स आ रहा है। अब इस वाले में से, इस पार्ट में से, यानी कि जो आपका 5th वाला पार्ट है, 3-5 में से 3 लेस करने के बाद आपको कितना एडिशनल टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो टैक्स है आपका 100 रुपये है और जो हमारा ऊपर वाला यहाँ पर जो टैक्स आ रहा था यहाँ पर 80 रुपये आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स है वो 80 रुपीज का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई अगर आपका ये वाला जो टैक्स है, मतलब 3.6 वाला, ये वाला, क्या ये जो टैक्स है वो यहाँ पर ऊपर वाले कॉलम के टैक्स से ज्यादा है, तो मुझे यस सेलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पर यस सेलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर जो है छूट मिलेगी कितने रुपए की, जो मेरी यहाँ पर वैल्यू है, यानी कि जो मेरी 3.6 की वैल्यू है, ये वाली जो मेरी वैल्यू है उसमें से मेरा 3.1 यानी कि जो 80 रुपीज है, तो मुझे 20 रुपए के ये जो आपका निकल के आया है ये टैक्स की यहाँ पर रिबेट मिलेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये रिवर्स केस होता, रिवर्स इन द सेंस कि भाई यहाँ पर आपकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज आती और ऊपर वाली वैल्यू आपकी जो है 100 रुपीज आती, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जो है आपका ये जो टैक्स है ज़्यादा बनता, आपने जो है उस साल में भी कम टैक्स दिया है और अब ये इनकम आपकी करंट ईयर में ऐड हो गई है, तो फिर इस केस में यहाँ पर जो है आपको नो सेलेक्ट करना होगा और इस केस में जो है आपको रिबेट नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आ गया है कि पहले यहाँ पर आपसे ऊपर एडिशनल टैक्स जो भी है कैलकुलेट करा रहा है, और हाँ यहाँ पर जो है मल्टी ईयर के आप एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो सबका मल्टी ईयर का टैक्स जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब हो सकता है आपको इस साल में, मतलब 26-27 में 23, 24, 22, 23
उसके अलावा 25-26 का एरर मिला हो, तो यहाँ पर सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी आसान यहाँ पर कर दिया गया है। उसके अलावा नीचे यहाँ पर जो ये पोर्शन दिए गए हैं, जैसे कि एडिशनल जो कि मैंने आपको बताया था, ये तो यहाँ पर तो सैलरी एरियर के रिगार्डिंग हो गया। फिर एक ग्रेचुटी के रिगार्डिंग है, तो उसमें पास सर्विस अगर 15 साल से कम की है तो उसके लिए कैलकुलेशन तरीका अलग होता है, और 15 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए कैलकुलेशन तरीका अलग है। इसमें जो है आपको टैक्स ईयर का एवरेज लेना होता है। टैक्स ईयर का एवरेज निकालने के बाद फिर रेट निकलेगा, फिर उसके बाद जो रिलीफ है वो आपको यहाँ पर दी जाती है। सिमिलर इसी तरीके से जो क्राइटेरिया है और रिटायरमेंट जो आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का है वो भी सेम इसी तरीके से निकलता है। उसमें भी जो है आपको 3 सालों का अलग अलग ईयर एवरेज लेना होता है। एवरेज निकालने के बाद फिर इसके ऊपर यहाँ पर जो एवरेज टैक्स रेट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, और उसी की आपको यहाँ पर रिलीफ मिलती है। सिमिलर तरीके से यहाँ पर जो है जो आपको कम्युलेटेड पेंशन मिलती है उसके रिगार्डिंग भी जो है आपको ईयर वाइज कैलकुलेट करना होगा, फिर उसके एवरेज टैक्स रेट से यहाँ पर जो है बेनिफिट मिलेगा। कोई अदर रिलीफ है जो कि आप क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 157 में, मतलब ऊपर जो यहाँ पर स्पेसिफाइड है ये सब कैलकुलेट होने के बाद अगर इनमें से कुछ नहीं है, ये सब कुछ जीरो है, फिर यहाँ पर फाइनल फॉर्म में आपको जो है वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। नेचर ऑफ रिसीट आपकी किस टाइप की है, कितने आपको रिलीफ मिलेगी, तो अगर जैसे मैंने ऊपर वाले पोर्शन में बताया तो वो इसमें कवर होगा। बाकी नीचे ग्रेचुटी 15 साल से कम उससे ज़्यादा, रिट्रेंचमेंट और कोई अदर रिसीट्स है तो वो यहाँ पर आपको वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। फॉर्म का लास्ट प्रीव्यू जब आपको दिखेगा, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा जैसे हम पहले करते थे। तो पर्सन है उसका नेम आएगा, पैन नंबर आएगा, डेट प्लेस एंटर करना होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है ईवीसी के थ्रू सबमिट होगा। इसमें कुछ जरूरी बातें भी हैं, वो तो मैंने आपको बताई दी है। प्रोफाइल में जाकर आपको ये चीज़ें प्रॉपर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट होगी, और पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उसी के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसका जो है बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है, और अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है काफ़ी सारे और भी वीडियोज आने वाले हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। जीएसटी इनकम टैक्स के यहाँ पर जो है बेसिक फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, रिप्लाई कैसे करना है, नोटिस आ गया, अपील कैसे फाइल करनी है, सारे ड्राफ्ट फॉर्मेट्स यहाँ पर जो है प्रोवाइड किए गए हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।